Hi students, today we are going to discuss feminism in India यानी भारत में नारीवाद। ये सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है कोर कोर्स 11 जो कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। चलिए हम लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म इन इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इसके फेजेस कौन कौन से हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके राइज के कारण क्या थे। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्वेश्चंस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो है राइट अ नोट ऑन द राइज एंड हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। भारत में नारीवाद का उदय कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, उस पर एक नोट लिखना है। और राइट अ नोट ऑन डिफरेंट फेजेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड इट्स फीचर्स इन इंडिया। भारत में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के कौन कौन से काल रहे, फेजेस रहे और इसके क्या क्या फीचर्स थे, इस पर नोट लिखना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फेमिनिज्म था क्या। तो फेमिनिज्म को आप मान लीजिए कि यह एक प्रकार का सेट ऑफ मूवमेंट था जिसके कुछ एम्स थे, कुछ लक्ष्य थे। ऐसे ही इसकी शुरुआत नहीं हो गई, बल्कि इसकी स्थिति ऐसी थी कि नारियों की स्थिति जो वैदिक काल में थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मध्यकाल आते आते नारियों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा, उनके जो अधिकार थे बहुत सीमित हो गए। तो इसी दौरान यहां यह मूवमेंट देखने को मिलता है इंडिया में। तो जब हम इसके मूवमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो इसका मुख्य उद्देश्य था डिफाइनिंग, एस्टैब्लिशिंग एंड डिफेंडिंग इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। सबसे पहले यह कि यह डिफाइन हो जाए कि आखिर यह मूवमेंट क्यों है। एक मुख्य उद्देश्य था इसको परिभाषित करना, इसको स्टैब्लिश करना और मदद करना, सपोर्ट करना कि लोगों को यानी स्त्रियों को इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मिल सकें। राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक जो अधिकार हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उन्हें मौका मिलना चाहिए वो स्त्रियों को, ये इनके मुख्य उद्देश्य थे और मूवमेंट में इसको ही मुख्य रूप से रखा गया। सीकिंग जेंडर इक्वालिटी, यहां पे चूंकि उस समय स्त्रियों को समान अधिकार उपलब्ध नहीं थे, उन्हें बहुत ही सीमित अधिकार मिला हुआ था, तो ये चाहते थे कि उनको भी इक्वालिटी मिले। द राइट टू वर्क फॉर इक्वल वेजेस, जब वो काम करें तो उनको इक्वल वेजेस मिले, क्योंकि अभी भी स्त्रियों को उसके तुलना में, पुरुष के तुलना में बराबर वेजेस नहीं मिलते, यानी मजदूरी बराबर नहीं मिलती है। द राइट टू इक्वल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो मिलने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। तो ये सारे कॉजेज थे, क्योंकि इन सारी चीजों में असमानताएं थी, तो स्त्रियों को सभी चीजों में बराबरी का हक मिलना चाहिए था। ये कारण थे इस मूवमेंट के। A fight against culture specific issues within India's patriarchal society such as inheritance laws, जैसे यह एक लड़ाई थी कल्चरल स्पेसिफिक यानी सांस्कृतिक तौर पे जो इश्यूज थे। यानी पहले क्या था कि अभी भी है कि भारत में पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पैतृक समाज है, पिता पुत्र इनको बहुत ज्यादा अधिकार मिलते हैं और स्त्रियों को उतने अधिकार नहीं थे और अभी भी बहुत जगह पर सीमित अधिकार ही हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस लॉज थे कि पिता के बाद पुत्र को सारी संपत्ति मिल जाती है, या फिर लड़कियों को कोई अधिकार के साथ साथ उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था, तो इन सारी चीजों के खिलाफ यह एक प्रकार का एक कल्चरल स्पेसिफिक मूवमेंट भी था। चलिए हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। भारत में जो फेमिनिज्म का इतिहास रहा है वो क्या रहा है, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। तो ऐसे मूवमेंट्स जो हैं वो सिर्फ स्त्रियों के द्वारा नहीं शुरू किए गए, सबसे पहले इसकी शुरुआत पुरुषों ने की थी। जैसे राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था। सो इंडियाज मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय मेन फर्स्ट। सबसे पहले पुरुषों ने इसकी शुरुआत की एंड लेटर ज्वाइंड बाय वुमेन, और बाद में इसको औरतों ने अपने हाथ में लिया, उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया। ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू मैत्री चौधरी, ठीक है, जो कि वन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट की सपोर्टर रही हैं। इट स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली अ लिटिल लेटर इन महाराष्ट्र, बाद में
इंडिपेंडेंटली, पूर्णतः आजादी के साथ, यानी एक नए विंग के साथ इसकी शुरुआत जो हुई, इस मूवमेंट की शुरुआत जो हुई वो महाराष्ट्र में हुई और इसने पायनियरिंग सेक्स ऑफ वुमेन्स राइट्स, एक तरह से स्त्रियों के अधिकार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए यहां पे महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई। सावित्रीबाई फुले जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला हैं, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया इन 1848, इसलिए उनको कहा जाता है कि शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू इनिशिएट वुमेन्स राइट इन एजुकेशन। स्त्रियों के अधिकार और शिक्षा के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाली जो लेडी थी उनका नाम सावित्रीबाई फुले था। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट स्त्री पुरुष तुलना, यह लिखा गया 1882 में, इसे लिखा गया ताराबाई शिंदे के द्वारा। तो यह इतिहास रहा है इसका। पंडिता रमाबाई क्रिटिसाइज्ड पैट्रियार्कियन कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में पंडिता रमाबाई ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, पैतृक सतात्मक या पितृसत्तात्मक जो नियम थे, कास्ट सिस्टम था हिंदुइज्म में, उसका विरोध किया। एंड मैरिड आउटसाइड हर कास्ट, और उन्होंने पहली बार इंटरकास्ट मैरिज किया एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन 1880s, और वे जो थी वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया 1880 में। तो ये हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया है और इसमें इन औरतों का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है बेसिकली इन इंडिया। अब हम लोग देखते हैं कि एफर्ट्स इन बंगाल, बंगाल इसमें बहुत आगे रहा। सो एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, यहां पे सबसे पहले सती प्रथा का एबॉलिशन हुआ, समाप्ति की कोशिश की गई। चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाया गया। रीमैरिज ऑफ विडोज, जो विधवा होती थी उनके पुनर्विवाह की प्रथा को लाया गया, और खासकर जो ऊपर की जाति में ऐसा नहीं था, सबसे पहले इनिशिएट किया गया। एफर्ट्स फॉर वुमेन्स एजुकेशन, ऑब्टेनिंग लीगल राइट्स फॉर वुमेन टू ओन प्रॉपर्टी एंड रिक्वायरिंग the law to acknowledge women's status by granting them basic rights in matters such as adoption। तो बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि स्त्रियों की शिक्षा, उन्हें लीगल अधिकार मिल सके, वैधानिक तौर पे उन्हें अधिकार दिया सके ताकि वो अपना प्रॉपर्टी ओन कर सकें, उनकी अपनी संपत्ति हो सके। और एक लॉ ऑफ एक्नॉलेज वुमेन्स स्टेटस बाय ग्रांटिंग देम बेसिक राइट्स, और कहने का अर्थ है कि उनको वो बेसिक राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो अडॉप्शन का हो, चाहे किसी को गोद लेना हो, या किसी प्रकार की जो चीजें थी जो अधिकार स्वरूप उनको मिलना चाहिए था, उनके लिए वो एफर्ट्स बंगाल में किए गए। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ यह किन किन फेजेस में देखा जा सकता है, तो ये 3 फेजेस में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला फेज जो है 1850 to 1915 है, ठीक है। सेकेंड फेज 1915 to 1947, इट मीन्स अप टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और है पोस्ट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट मीन्स आफ्टर 1947 एंड ऑनवर्ड्स, ये थर्ड फेज है। तो ये फेजेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फेजेस एंड इश्यूज। अब थोड़ा एलेबोरेट करेंगे हम लोग। जो पहला फेज था और साथ साथ इसके जो इश्यूज थे वो क्या क्या थे, तो 1850 से 1915 का जो समय था, और कहा जाता है कि इट्स द बिगिनिंग इन द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी शुरुआत हुई, और इसे इनिशिएट किया गया उन सुधारवादियों के द्वारा व्हेन रिफॉर्मिस्ट बिगैन टू स्पीक इन फेवर ऑफ वुमेन राइट्स बाय मेकिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड कस्टम्स इन्वॉल्विंग वुमेन। तो जो सुधारवादी लोग थे वे स्त्रियों के अधिकार के लिए फेवर करने लगे, वे बोलने लगे इसके लिए, वे खिलाफ हो गए कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें सताया नहीं जाना चाहिए, एजुकेशन में सुधार चाहिए था, कस्टम कन्वेंशन जो चल रहे थे जिसमें स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था उनमें शामिल किया जाना चाहिए था, उनको समान अधिकार मिलने चाहिए थे, वैसे रीति रिवाजों को हटाया जाना चाहिए था। द कॉलोनियल वेंचर, जिस समय ब्रिटिश कॉलोनी यहां पे देखा गया बिफोर इंडिपेंडेंस, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो मॉडर्निटी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का था, और जेंडर इक्वालिटी, इट मीन्स पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो समानता होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाने लगी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं
यानी मॉडर्निटी के साथ साथ यहां कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, जेंडर इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में लोग बात करने लगे। मेन फॉट अगेंस्ट सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी ऑफ वुमेन, और जो पुरुष थे, लोग जो थे, वे लड़ने लगे सती प्रथा के खिलाफ। जो स्त्रियां जला दी जाती थी पति के मरने के साथ उनके चिता पर, इस पर रोक लगाया गया। लोगों ने इसके खिलाफ कई आंदोलन छिड़े। बाल विवाह पर रोक लगाया गया। स्त्रियों की अशिक्षा पर ध्यान दिया गया ताकि इसे हटाया जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके। विडो रीमैरिज वाज सपोर्टेड, जो विधवा हो जाती थी उनके पुनर्विवाह के लिए कई आंदोलन चलाए गए। सो कामिनी रॉय एक ऐसी पोएट रही हैं जो पहली वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट इन इंडिया, जो उन्होंने 1886 ईस्वी में प्राप्त किया और पहली महिला बनी, और उन्होंने बहुत सारी औरतों को इंस्पायर किया ताकि वे भी शिक्षित हों और अपने अधिकारों को समझें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अब हम लोग बात करते हैं द सेकेंड फेज, जो 1915 से 1947 यानी स्वतंत्रता संग्राम तक का है, भारत की आजादी तक का है। यह सेकेंड फेज कहलाता है। सो इट इज फ्रॉम 1915 टू इंडियन इंडिपेंडेंस, जब गांधी जी ने लेजिटिमाइज किया, स्त्रियों को शामिल कर दिया, वुमेन्स पब्लिक एक्टिविटीज, स्त्रियों को पब्लिक एक्टिविटीज में शामिल किया और इनिशिएट किया ताकि वे अहिंसा रूपी जो सिविल डिसओबीडियंस था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसमें उन्होंने शामिल किया ब्रिटिश राज के अगेंस्ट स्त्रियों को। एंड ही एक्सल्टेड देयर फेमिनिन रोल्स ऑफ केयरिंग, सेल्फ एब्निगेशन, सैक्रिफाइस एंड टॉलरेंस। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे स्त्रियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं और अपना बलिदान कर सकती हैं, कैसे वो अपने टॉलरेंस को दिखा सकती हैं, कैसे उनके अंदर कितनी क्षमता है, उन्होंने दिखाया। एंड कार्व्ड अ नीश फॉर दोज इन द पब्लिक एरिना, और उनको एक तरह से सामने प्रस्तुत किया एक ऐसे रूप में जहां पर वो पब्लिक एरिना में अपने आप को साबित कर सकें, समाज में साबित कर सके कि उनके अंदर भी वो सारी क्षमताएं हैं। गांधी इनकॉर्पोरेटेड वुमेन्स मूवमेंट इनटू द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस बिगैन टू इमर्ज, और गांधी जी ने स्त्रियों को शामिल कर दिया हर प्रकार के मूवमेंट्स में, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था या फिर जितने भी स्त्रियों के ऑर्गेनाइजेशंस थे उनमें उनको शामिल करना शुरू कर दिया। द 1920s was a new era for Indian women and is defined as feminism that was responsible for the creation of localized women's association। 1920 के समय आप देख सकते हैं कि भारत में एक नए युग का आगमन हुआ स्त्रियों के लिए, जहां फेमिनिज्म को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया, और यह युग रिस्पॉन्सिबल माना जाता है स्त्रियों को लोकलाइज्ड करने में और उनके एसोसिएशन में उनको जुड़ने में, ताकि ये जो एसोसिएशंस उनके थे, इनके जो संगठन थे, वो और मजबूत हो सकें। सो दीज एसोसिएशंस एम्फसाइज वुमेन्स एजुकेशन इश्यूज, डेवलप्ड लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग क्लास वुमेन एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल वुमेन्स एसोसिएशंस सच एज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, एसोसिएशंस बने, इसने बहुत प्रभावित किया स्त्रियों के शिक्षा के इश्यूज को लेकर, डेवलप्ड लाइवलीहुड के लिए किस प्रकार वो अपने जीवन यापन के स्ट्रैटेजीज को बनाएं, जो कि वर्किंग वुमेन क्लास थी। साथ ही साथ इनको शामिल किया गया ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह से यह सेकेंड फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका रोल जो है वो अहम माना जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड फेज, जो कि पोस्ट 1947 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अभी तक ये चल रहा है, ऑनवर्ड्स चलता है और चल ही रहा है। सो ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस व्हिच हैज फोकस्ड ऑन फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एट होम आफ्टर मैरिज एज वेल एज द वर्क फोर्स एंड द राइट टू पॉलिटिकल पैरिटी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो युग है, इसमें फोकस किया गया ताकि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो सके, उनके साथ बराबर का व्यवहार हो सके, साथ ही साथ उनको घर में या आफ्टर मैरिज वर्क प्लेस पर उनको समानता मिल सके, पॉलिटिकल पैरिटी मिल सके, सामाजिक रूप में और राजनीतिक तौर पे उन्हें पैरिटी मिले, समानता मिले। सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम डेवलप्ड देयर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस अबाउट देयर रोल एंड राइट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उनका जो रोल रहा, वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट में, इसने एक तरह से डेवलप कर दिया उनके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को। उनके अंदर एक वैचारिक क्रांति आई और वे कॉन्शियस हो गई और वे अपने अधिकार के लिए
और जितने भी उनके रोल थे उसके लिए वो इंडिपेंडेंट इंडिया में अपना अहम भूमिका समझने लगी. सो दिस रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंचाइज एंड सिविक राइट्स फॉर वुमेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी के साथ इसका क्या रिजल्ट मिला, यह देखने को मिलता है कि वो मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार उनको मिला, सिविक राइट्स मिले और भारतीय संविधान ने ये सारी जो सुविधाएं थी, जो अधिकार थे, वो स्त्रियों को दिया. पोस्ट इंडिपेंडेंस फेमिनिस्ट्स began to redefine the extent to which women were allowed to engage in the workforce. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद फेमिनिस्ट ने एक तरह से फिर से रीडिफाइन किया कि स्त्रियों को कैसे वर्कफोर्स में भी एंगेज किया जा सकता है. इसका उदाहरण आप देख सकते हैं. इन 1966 इंदिरा गांधी became the first women prime minister of India. और पहली भारतीय महिला जो कि इंदिरा गांधी थी वो प्रधानमंत्री बनी 1966 में. शी सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 3 consecutive terms. और उन्होंने लगातार 3 टर्म तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रही. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थर्ड फेज कितना इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि आज भी चल रहा है. इतना ही नहीं, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसे डिफाइन किया गया, एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, और ताकि स्त्रियां जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना हो सकें. सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में लाया गया. is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work. ताकि किसी भी स्त्री को परेशान नहीं किया जा सके, सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका ना हो. ऐसे सारे कानून लाए गए जो कि फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा हथियार था. शो द फेमिनिस्ट मूवमेंट एट इट्स पीक एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. तो यह जो आंदोलन है वो चलता रहा. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फेमिनिज्म इन इंडिया बहुत ही पावरफुल है और अभी भी जारी है. So dear students, I hope that now you can understand this question very well. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. Thanks again. Have a good day. Bye bye.